बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है पार्किंसन डिजीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है, क्या क्या इसकी मेन कॉजेज़ होती हैं हमारे पास, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट पार्किंसन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा और इसकी इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ फिजियोथेरेपी की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आप पार्किंसन डिजीज़ के अंदर बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ पार्किंसन डिजीज़ से। पार्किंसन डिजीज़ हमारे पास नर्वस सिस्टम की एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक यानी पुरानी और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता फैलने वाली बीमारी है। इसके अंदर अगर करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं तो हमारे पास चार मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के। सबसे पहले हमारे पास रिजिडिटी आ जाती है, यानी पेशेंट का जो जिस्म है पूरे का पूरा वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है। उसके अंदर स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी अगर एल्बो की बात की जाए, अगर आप उसकी बाजू को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा और वो बाजू पेशेंट जो है वो नहीं कर पाएगा उसको सीधा। उसके अलावा हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर्स जो है आते हैं पेशेंट के अंदर। ये हमारे पास मेन कार्डिनल फीचर है हमारे पास पार्किंसन डिजीज का। पेशेंट अब जब भी रेस्ट की हालत में होगा तो उसके हाथ या पाँव जो है वो कांपते रहेंगे। कोरिया से रिलेट करते हैं इसके सिम्टम तकरीबन। तो ये हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर जो है पार्किंसन के करेक्टरिस्टिक्स है एक मेन हमारे पास। उसके अलावा पेशेंट के अंदर ब्रेडिकाइनेजिया जो है वो शो होता है, यानी उसकी जितनी भी मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगी। इसके अलावा हमारे पास पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है। जो पेशेंट का पोस्चर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता हमारे पास। वो वो चलते हुए गिर जाएगा या अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकेगा। इसकी डिटेल में अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ इसी वीडियो में इंशाल्लाह। इसकी अगर मेन कॉज की बात की जाए तो इसकी जो एक कॉज है वो हमारे पास इडियोपैथिक होती है, यानी इसकी कोई भी अननोन कॉज हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ अबनॉर्मेलिटीज होती है बेजल गैंग्लिया की। हमारे पास जो ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है बेजल गैंग्लिया। उसके अंदर अगर किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो फिर भी हमारे पास पार्किंसन डिजीज कॉज हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास डोपामीन का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके अंदर जो है उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो डिले आ जाता है, जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ डिजीजेज होती हैं जो कि हमारे पास मिमिक करती है पार्किंसन डिजीज के साथ, लेकिन वो असल में पार्किंसन डिजीज नहीं होती। इनको हम पार्किंसन प्लस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर जो है मेन लगता इस तरह के पेशेंट को पार्किंसन है, लेकिन असल में जो है उसके अंडरलाइन कॉज कोई और होती है। कोई भी डिजीज हो सकती है साइकोलॉजिकल रिलेटेड। तो इसको हम मिमिक कर जाते हैं पार्किंसन डिजीज के साथ, इसलिए इसको पार्किंसन प्लस सिंड्रोम कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक सेकेंडरी पार्किंसनिज्म होता है, यानी कोई भी अदर डिजीज की वजह से अगर पार्किंसनिज्म कॉज हो रहा है, जिसमें वायरस या टॉक्सिन्स वगैरह अगर ब्रेन के ऊपर एक्ट हो गए या बेजल गैंग्लिया को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, तो इसके अंदर हमारे पास पार्किंसन कॉज हो जाता है। तो इस केस में हम इसको सेकेंडरी पार्किंसनिज्म कहते हैं। जो बेजल गैंग्लिया ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं इनको करने के, इनको प्लानिंग और इनकी एग्जीक्यूशन के अंदर और इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हमारे पास जो बेजल गैंग्लिया का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो ये डिसाइड करता है कि कौन सी मूवमेंट्स को करना चाहिए और कौन सी मूवमेंट्स को नहीं करना चाहिए, यानी सिलेक्शन और इनहिबिशन जो है हमारे पास मोटर सिनेर्जीज की, उसको जो रेगुलेट करता है वो हमारा बेजल गैंग्लिया है। लेकिन पार्किंसन के केस के अंदर हमारे पास बेजल गैंग्लिया जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डिजनरेट हो जाता है या उसकी फंक्शनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मूवमेंट्स जो हैं इनकी एग्जीक्यूशन के अंदर डिले आ जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को पार्किंसनिज्म कॉज हो जाता है। मेन साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसी तरह हमारे पास जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है वो हमारे पास रिजिडिटी आता है। पेशेंट का जो पूरा जिस्म है वो अकड़ा हुआ होगा। अगर आप उसकी बाजू को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आपको स्टिफनेस फील होगी कि आप इसको मूव नहीं कर सकेंगे, बेशक दोनों हाथ आप यूज़ कर लें। पेशेंट ये इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, ये उसके अनइंटेंशनली होता है, ये रिजिडिटी आ जाती है और खुद ही जो है अचानक किसी एक स्टेज के ऊपर आके आप बिल्कुल उसको सीधा भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की रिजिडिटी आती है, एक हमारे पास कॉकव्हील रिजिडिटी होती है और एक हमारे पास लेड पाइप रिजिडिटी होती है। पार्किंसन के ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर मैंने जो रिजिडिटी की टाइप देखी है वो कॉकव्हील रिजिडिटी है। कॉकव्हील रिजिडिटी ये होती है, यानी अगर आप इसके फर्ज करें एल्बो को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर एल्बो को सीधा कर रहे हैं, बाजू को सीधा कर रहे हैं,
तो आपको यहाँ पे आगे एकदम से आपको रेजिस्टेंस आएगी, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, एंड पे जाके आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी। यानी एक रैकेट लाइक मूवमेंट होती है, जर्की मूवमेंट आ रही होती है, यानी किसी जगह पे रेजिस्टेंस है और किसी जगह पे नहीं है, तो ये हमारे पास कॉक भी रिजिडिटी होती है। दूसरी टाइप जो कि बहुत कम देखी जाती है वो हमारे पास लेड पाइप रिजिडिटी होती है, यानी कि एक यूनिफॉर्म जो है आपको रेजिस्टेंस जो है पेशेंट के अंदर देख रहे होते हैं आप। उसके अलावा हमारे पास एक इसका रिजिडिटी के अंदर ही एक हमारे पास सिम्टम आता है, वो ये होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है इसको अदर डिजीजेस के साथ। वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट दोनों एक एक वक्त में इकट्ठे जो है हमारे पास रिजिडिटी इनके अंदर आई होती है। यानी ऐसे नहीं है कि बाइसेप खाली रिजिडिटी हो हमारे पास, बाइसेप यानी फ्लेक्शन के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास दोनों के अंदर इकट्ठी रिजिडिटी आएगी, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास पेशेंट के अंदर ब्रेडिकाइनेजिया होता है, यानी स्लो मूवमेंट होती है। जो पार्किंसन के पेशेंट के अंदर स्लो मूवमेंट होती है, ये हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल के अंदर भी ब्रेडिकाइनेजिया होता है। उसके अलावा हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी मूवमेंट्स जो है सारी की सारी स्लो होती हैं। यानी पेशेंट को अगर आप कहेंगे कि उठ के वॉक करे तो वो काफी टाइम जो है उसको काफी ज्यादा जो है टाइम लगेगा उठने के अंदर, सोचने के अंदर। उसके बाद अगर वो उठ भी जाएगा तो वो स्लो स्लो उठेगा। उसके अलावा हमारे पास जितनी, और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो पार्किंसन के ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इनका जो बाउल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। उसके बाद हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर आ रहे होते हैं पेशेंट के अंदर। जब पेशेंट रेस्ट की हालत में होता है या कोई काम भी कर रहा होता है तो उसके हाथ और पांव कांप रहे होते हैं। कोरिया से इसके सिम्टम बिल्कुल रिलेट करते हैं। उसके अलावा जब पेशेंट सो रहा होता है तो ये ट्रेमर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये हमारे पास एक मेन कार्डिनल साइन है पार्किंसन को डायग्नोज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास पेशेंट के अंदर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि हमारे पास पार्किंसन के पेशेंट का पोस्चर किस तरह का होता है। जो हमारे पास पार्किंसन का पेशेंट होता है उसका जो टिपिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास वो ये होती है कि उसका जो हेड है वो प्रोट्रूड हुआ होता है, यानी थोड़ा सा फॉरवर्ड हेड होता है। एल्बोज हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्स्ड होती हैं, नीज उसके पास थोड़ी सी नीचे की तरफ यानी फ्लेक्स्ड होती हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्टूप्ड पोस्चर होता है। जो हमारे पास शोल्डर्स हैं ये हमारे पास ऐसे आगे की तरफ राउंडेड शोल्डर होते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल पार्किंसन के पेशेंट का जो है हमारे पास पोस्चर होता है। अगर इसकी मूवमेंट की बात की जाए तो उसकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, यानी दोनों पाँव के दरमियान में फासला बहुत ही ज्यादा कम होगा। जब आप उसको चलने का कहेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेगा और आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है हमारे पास पार्किंसन के पेशेंट के अंदर। गेट की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के गेट ज्यादातर देखे जाते हैं। एक हमारे पास फ्रीजिंग गेट होता है और एक हमारे पास फैस्टिनेटिंग गेट होता है। फ्रीजिंग गेट ये होता है, यानी अगर आप पेशेंट को कहते हैं कि आप वॉक करें तो वो वॉक कर रहा होता है, आहिस्ता एकदम से जाके वो एक जगह पे आके रुक जाता है। आप उसको कहेंगे चल नहीं रहे तो वो कहता है यार कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा, यानी वो एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। ये हमारे पास फ्रीजिंग गेट होता है। और एक होता है फैस्टिनेटिंग गेट, यानी इसके अंदर पेशेंट जल्दबाजी करता है क्योंकि कि पेशेंट का जो बेस ऑफ सपोर्ट है यानी उसके फीट करीब करीब होते हैं, उसको डर होता है कि वो गिर ना जाए। तो उसकी कोशिश ये होती है कि अगर उसको चलना पड़े तो वो बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ जाए और जाके किसी चीज को जाके पकड़ ले। जैसे अगर मैंने यहां से वहां तक जाना है और मैं पार्किंसन का पेशेंट हूं तो मैं कोशिश करूंगा तेज तेज जो है जल्दी जल्दी जाके किसी चीज को पकड़ लूं, क्योंकि इनके अंदर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है तो इनके जो रिस्क ऑफ फॉल है वो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास। इसलिए पेशेंट जो है फैस्टिनेटिंग गेट हमारे पास शो करता है। और उसके अलावा जो एक मेन हमारे पास इसका सिम्टम आता है वो हमारे पास एक मास्क फेस होता है। पार्किंसन का जो पेशेंट है उसके चेहरे के ऊपर एक किस्म का एक मास्क होता है। वो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन शो नहीं करता, या वो स्माइल भी नहीं करेगा, ना वो मुस्कुराएगा ना वो रोएगा, बिल्कुल मास्क फेस होगा, बिल्कुल स्टिल। आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, वो बोलने में तो आपके साथ मजाक का जवाब आपको देगा, लेकिन उसका जो चेहरे हैं उसके ऊपर कोई आपको फेशियल एक्सप्रेशन शो नहीं होंगे। डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस के लिए अगर साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आपको 4 मेन कार्डिनल फीचर्स बताए हैं इनमें से अगर पेशेंट के अंदर कोई से भी 2 हैं तो ये डायग्नोज कर देता है कि पेशेंट को पार्किंसनिज्म है। उसके अलावा अगर आप टेस्ट वगैरह की तरफ जाएं तो हमारे पास डोपामिन का लेवल अगर चेक कर लिया जाए, डोपामिन को चेक कर लिया जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर डोपामिन का लेवल हमारे पास कम है तो इससे डायग्नोज होगा कि पेशेंट को पार्किंसनिज्म हो सकता है।
लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारे पास इसका जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो यही है कि आप साइन एंड सिम्टम्स को देखें। उसके अलावा अगर और डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ब्रेन का एमआरआई या सीटी स्कैन करवाएं। उसके अंदर अगर हमारे बेजल गैंग्लिया के अंदर जो है अगर डिजनरेशन आ रही है तो ये इसको डिफाइन करेगा कि पेशेंट को पार्किंसनिज्म है। अब मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और कुछ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज कर लें तो आपका पार्किंसनिज्म का मसला इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ रिकवर करेगा। जो सबसे पहली फिजियोथेरेपी टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं वो हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के अंदर आपने पेशेंट को जेंटल रॉकिंग करवानी है। यानी अगर पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है तो आपने उसको बिल्कुल काम एनवायरनमेंट के अंदर बिठाना है। उसको जब वो लेटा हुआ होगा आपने उसको उसके जो है लेग्स को आपने स्टेबल कर देना है और उसके ट्रंक को आहिस्ता से जो है आपने इस तरफ को रोल कर देना है। उसके बाद आपने 5-7 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको वापस ले आना है। फिर आपने ऑपोजिट साइड्स पे करना है। मैं आपको एक पिक्चर लगा देता हूँ, उसके अंदर इसकी डिटेल जो है आप उधर से देख सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पेशेंट को करवाएंगे। इसके अंदर जो मेन हमने करवानी है, पेशेंट को आपने जोर देना है कि वो एक्टिव मूवमेंट्स करे। पेशेंट को आपने खुद मूवमेंट करवानी है, लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं कर सकता तो आपने फिर उसको पैसिव करानी है या आप उसको एक्टिव करवाएं। जहां पे आके उसको मसला है आपने उसको एक्टिव असिस्टेंस करा देनी है, वहां से आपने थोड़ी सी असिस्टेंस देनी है, उसको मदद करनी है मूवमेंट करने के लिए। और जब वो कर ले तो फिर आपने उसको वो छोड़ देना है। कोशिश करनी है आपने एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है, लेकिन आप पैसिव मूवमेंट्स भी करवाएंगे ताकि पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह ना बने। एंड रेंज पे जाके आप इसकी मोबिलाइजेशन वगैरह भी जॉइंट्स की करवाएंगे ताकि जो जॉइंट की अंदर एडहेरेंस ना बन जाए, फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, हमारे पास कैप्सुलाइटिस का इशू ना हो जाए। उसके अलावा आपने बैलेंस ट्रेनिंग करानी है पेशेंट की। इसके अंदर आप हमारे पास एक थेरा बॉल होती है, आप जिम वगैरह में जाएं तो एक बहुत सी बड़ी बॉल होती है, उसके ऊपर आपने उसकी बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है। इसके अलावा आप इसकी गेट ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। आपने मुख्तलिफ सेटअप्स के ऊपर देखा होगा कि सामने की तरफ हम मिरर एक लगा देते हैं और 2 पैरेलल बार्स होती हैं हमारे पास। उसको पकड़ के पेशेंट सामने की तरफ देख रहा होता है मिरर के अंदर और उसमें उसको पाँव अपने नजर आ रहे होते हैं और वो वहां से जो है मूवमेंट करता है। इसमें हमारा जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है उसके अंदर जो है ये उस लेवल पे हमारे पास काम करता है और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है हमारे पास पेशेंट की, जिसके अंदर वॉकिंग के अंदर जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। उसके अलावा अब हमने पेशेंट के फॉल को प्रिवेंट करना है, यानी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चांसेस होते हैं गिरने के, तो हमने इसको प्रिवेंट करना है। इसके लिए आपको 1-2 टेक्निक्स बता देता हूँ जो अगर आप यूज़ कर लें इंशाल्लाह बहुत आपको जो है फ़ायदा होगा इससे। वो ये आपने कभी भी पेशेंट को पिवट जो है टर्न नहीं करवाना। यानी अगर मैं खुदा न खास्ता पार्किंसन का पेशेंट हूँ और मैंने मुड़ना है, मुझे किसी ने पीछे से बुलाया, तो मैं ऐसे नहीं कभी भी मुड़ूंगा। मैं किस तरह मुड़ूंगा, इसके अंदर हम क्लॉक टर्न टेक्निक यूज करेंगे। एक घड़ी की तरह एक पिक्चर लगा देता हूँ आपको, उससे बहुत यानी कि अगर अब मैंने पीछे मुड़ना है तो मैं यानी अगर मैं अभी इस वक्त 12 पे हूँ तो 12 से मैं आऊँगा 2 पे, 2 से आऊँगा 3 पे, 3 से आऊँगा 6 पे, 6 से आऊँगा 9 पे। तो आपने ये अगर यूज करेंगे तो आप जो है बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर इफेक्टिव होगा और रिस्क ऑफ फॉल जो है हमारे पास पेशेंट का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके अलावा एक साइड आर्क टेक्निक भी होती है, मैं आप पिक्चर लगा देता हूँ, सिर्फ आप उधर से देख लें, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, अभी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। उसके अलावा आपने फेशियल एक्सरसाइजेस करानी है पेशेंट को। इसके अंदर हमारे पास चूंकि मास्क फेस होता है और ये मसल्स जो है अपना काम करना छोड़ देते हैं, इनका जो नर्वस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनकी वजह से उनके जो है उधर स्लो हो जाता है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डोपामिन के लेवल कम होने की वजह से। तो हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने अपने जो लिप्स हैं इनको आपने अपने जो आपकी टंग है इसको आपने लिप्स के इर्द गिर्द जो है ऐसे राउंड करना है इस तरह। उसके अलावा आपने जो है स्माइलिंग करनी है और आपने इसको होल्ड करना है तकरीबन 3 सेकंड तक, यानी इस तरीके से। उसके अलावा जो है आपने जो पेशेंट की है हमारे पास एक और मूवमेंट है, वो आपको पिक्चर लगा देता हूँ, आप उधर से देख लें। अब आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। ट्रीटमेंट से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इसके अंदर जो मेन हमारा एम है वो यही है कि हमने डोपामिन के लेवल को इन्हांस करना है। एलोपैथी के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होती हैं लीवोडोपा, एल डोपा, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हमारे पास मेडिकेशन है। मेन इन सब का काम यही है कि इन्होंने डोपामिन के लेवल को इन्हांस करना है। या फिर हम डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं पेशेंट को, जो कि डोपामिन को एगोनिस्ट उस जैसा काम करते हैं या उसको काम करने के अंदर थोड़ा सा मदद दे देते हैं।
तो इसकी डिटेल में तो नहीं मैं जा रहा, आपको मैं होम्योपैथी के इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसी इफेक्टिव मेडिकेशन के बारे में बताऊंगा कि जो कि डोपामिन के लेवल को हमारे पास इनहेंस करती है। एक तो ये जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई है, एक चीज़ आपको बता दूं कि जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं ये अगर आप यूज करेंगे तो इसके साथ भी आपका जो डोपामिन का लेवल है वो इन्हांस होगा। जो अगर आपने एक और काम करना है, जो एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं इनको आपने उस वक्त करना है जिस वक्त पेशेंट के जो मेडिकेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो पीक के ऊपर होंगे। यानी उस वक्त देनी है जब आप पेशेंट ने मेडिसिन खाई हो और उसके इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ज्यादा उस वक्त टाइम पे हो। जैसे अगर एक मेडिसिन अभी ली है आपने और उसके जो इफेक्ट अगर आप देखते हैं कि 3 घंटे बाद उसके जो पीक इफेक्ट होते हैं, उस वक्त जो है पेशेंट को बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं होगी, उसके जो हमारे पास जितने भी मूवमेंट्स हैं वो बेहतर होंगी। उस वक्त ये आपने एक्सरसाइज कोशिश करनी है पेशेंट को करवाएं। उसके अलावा करवाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और रिकवरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पेशेंट की। तो जो सबसे अच्छी मेडिकेशन है इसकी वो हमारे पास है कॉलीफॉस 6x। ये हमारे पास बायोकेमिक जो है कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास जी, कॉलीफास 6x। इसकी आपने जो है 6 टैबलेट्स जो है दिन में 4 दफ़ा जो है यूज़ करवानी है। ये बिल्कुल फीकी होती हैं, आपने पेशेंट को वैसे ही जो है वो दे देनी है। ये आपने लाजमी यूज़ करनी है। इसको हम अपनी होम्योपैथी की ज़ुबान के अंदर ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे अडल्ट्स के लिए। तो इसका आपने यूज़ लाजमी करना है। इसके अलावा 2 और मेन मेडिकेशन का बताऊंगा। ये 3 मेडिकेशन तो आपने लाजमी यूज़ करनी है। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशन भी आपको बताऊंगा, उनके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ करेंगे, लेकिन कॉलीफास को तो आपने लाजमी यूज़ करना है। और ये जितनी भी मेडिकेशन आपको बताऊंगा इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिस तरीके से आपको बताया अगर आप इस तरीके से यूज करें। उसके अलावा आपने एक हमारे पास आती है क्यूप्रम मेटालिकम 30। ये आपने यूज करनी, ये हमारे पास कॉपर से बनी होती है। अगर इसके मेन अगर सिम्टम्स देखे जाएं जो पेशेंट के अंदर, वो हमारे पास कोरिया होता है, यानी पेशेंट जो है उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपते रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है कन्वल्जन्स आएंगे, झटके लगेंगे। उसके अलावा एपिलेप्सी के अंदर भी ये जो है बहुत अच्छे जो है इसके रिजल्ट्स हमारे पास देखे गए हैं। और हमारे पास जो है जो मेमोरी है वो पेशेंट की बहुत ज़्यादा वीक होती है, और पार्किंसन के अंदर भी पेशेंट की मेमोरी जो है वो थोड़ी बहुत वीक हो जाती है। उसके अलावा इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तीसरी मेडिकेशन जो आपने लाजमी यूज़ करनी है वो है हमारे पास जिंकम मेटालिकम 30। ये हमारे पास जिंक से तैयार की गई मेडिकेशन है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफ़ा यूज़ करने हैं। ये तीनों मेडिकेशन आपने लाजमी यूज़ करनी है अगर आपको पार्किंसन का इशू है। इसके भी साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल हमारे पास क्यूप्रम मेटालिकम जैसे ही हैं। इसके अंदर भी हमारे पेशेंट के अंदर कोरिया होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है कन्वलियंस होते हैं, झटके महसूस होते हैं, हल्के हल्के रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं हमारे पास। और हमारे पास इसके अंदर जो है एंटी स्पाज्मोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिंकम मेटालिकम के अंदर। तो ये आपने लाजमी यूज़ करनी है। बाइलोबा मदर टिंचर का आप यूज करेंगे। ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है हमारे पास, इसको जो है बेहतर करता है, हमारा कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है। यानी जो ब्रेन का जो मैसेज हमारे मसल्स तक के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक तो आ रहा होता है, लेकिन वो आगे पास नहीं कर रहा होता साइनैप्स के लेवल के ऊपर। तो जिंको बाइलोबा मदर टिंचर के अंदर एक खसूसी है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो है उधर से मैसेज जो है आपका ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा और आपकी कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसके आपने 15 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। जिंको बाइलोबा मदर टिंचर का जो अगर साइन एंड सिम्टम्स देखे जाएं तो वो मेन ये आते हैं कि पेशेंट को डिमेंशिया भी होता है, मेमोरी लॉस का इशू होता है, अल्जाइमर जो है उसका भी इशू होता है, अल्जाइमर डिजीज का। यानी इन शॉर्ट आपने जिंको बाइलोबा मदर टिंचर का यूज उन पेशेंट ने करना है जो कि हमारे 40+ है और उसके अलावा उनको मेमोरी लॉस के भी इशू हैं। तो फिर